अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। तो लीजिए, मस्ती की एक और पाठशाला में हम आपके सामने हाजिर हैं उम्मीद वेलनेस सेंटर के पॉडकास्ट के साथ। और आज फिर से लगे हैं कुछ चर्चा करने नशे पर, साइकोलॉजी के फैक्टर्स पे एंड टीनेजर्स पे। तो आज उम्मीद वेलनेस सेंटर की पूरी टीम आपके सामने है। गिरीश जी, जिनसे आप ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं, हमारे बीच में है लवलीना, जो कि RCI अप्रूव्ड क्लिनिकल रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे बीच में है डॉक्टर दिव्या सक्सेना, जो कि एज अ साइकोलॉजिस्ट उम्मीद से जुड़ी हैं। और एक नया फैक्टर हमारे साथ हैं, हमारे इंटर्न आदित्य, जो साइकोलॉजी पढ़ भी रहे हैं, जिनके मन में सवालों का भंडार है। तो आज टीन्स के कुछ मन में उठने वाले सवालों और हमारे साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स के जवाबों के साथ हम हाजिर हैं आपके बीच में। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, पहला सवाल मैं करना चाहूँगी कि आजकल का टीन जो है, आदित्य आप इससे शुरू करते हैं, मुझे बताइए क्या आता है मन में। यू आर अ कॉलेजिएट, तो क्या आता है मन में जब हम पहली बार कोई नशा फूकने जाते हैं? फर्स्ट टाइम ट्राई, लेट्स ट्राई इट, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी। स्पेसिफिक टर्म्स में अगर जाएंगे तो फिर तो बहुत सारी हैं ऐसी। मेरा मेन पॉइंट रहता है कि है क्या उसमें, आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। हैव यू एवर ट्राइड इट? यस, आई हैव। तो एज आई नो दैट यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, तो एक ही साइकोलॉजी काम करती है या कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं इसके पीछे? बहुत सारे। सबसे बड़ा फैक्टर तो फिट इन होता है, कन्फर्मिटी। मेरे को अपने ग्रुप में फिट इन करना है, मैं बोलूँगा, सब बोल रहे हैं कर ले, एक बार ट्राई मार लो, मैं बोलूँगा ठीक है, एक बार ट्राई मारने में क्या जा रहा है। दैट इज द थिंग। लवलीना, कैन यू प्लीज कैरी ऑन विद दिस कि फिट इन करने के लिए कहाँ तक ये एस्पेक्ट आपको समझ में आता है? जो आजकल का टीन जो है, कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट है, उसको ये बहुत फैक्टर रहता है, हाउ टू फिट इन। तो मैम दैट इज़ द मेन वो ग्रुप में अपने आप को एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, अपने आप को ना उसमें रिकग्नाइज करवाने के लिए, तो वो ज़्यादा तो है, बट वो हमारे टाइम पे भी था जब हम लोग स्टूडेंट थे। तो इट्स नॉट अबाउट आजकल का टीन, इट्स अबाउट हाँ एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है, तो नाउ दे हैव इनको चैनल्स बहुत मिल गए कि कहाँ से कौन सा नशा कैसे आ रहा है। और हमारे टाइम पर जब ये वाली चीज़ होती थी तो हम लोग थोड़ा छुप के, डर के, माँ बाप के उससे करते थे, और तब हमारे हाथ में फ़ोन भी नहीं होते थे। सो हाँ, ये वाला रोल तो है कि हमें उसमें फिट इन होना है, बट हाँ वो एडिक्शन में कब कन्वर्ट होगा इसकी कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता। बिकॉज आपकी एज में भी आप भी कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी होल्ड करते थे कि हमें कुछ करना है। क्यूरियोसिटी तो होती है कुछ नया आप करने उस की। एज में कुछ कर ही नहीं सकते हो ना, बिकॉज हमें हम उस वक्त ये सोच रहे होते हैं कि हमें समाज में मतलब एक पोजीशन हासिल करनी है। घर वाले बोल रहे होते हैं कि बड़े हो, और कभी कभी छोटा बना देते हैं, तो हमें लगता है हम बाहर कुछ करते हैं। और पहले के और आज की डेट में भी यही है कि जब हम नशा कर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये तो सोशली अप्रूव्ड है। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि आजकल के यूथ जो है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए भी कहीं ना कहीं ड्रग्स या कोई भी चीज़ का एडिक्शन ले लेते हैं। उनको लगता है कि यार मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो है, मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल अपना बिल्डअप करना है, तो वो कहीं ना कहीं ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं, मतलब मैच करने के लिए यूथ के साथ। कहीं ना कहीं वो छुप के, फैमिली से छुप के, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में क्यूरियोसिटी होती है तो वो फैमिली से छुप के भी कहीं ना कहीं नशा लेते हैं। आदित्य, एक चीज़ अब और इसी से रिलेटेड जानना चाहूँगी, कौन से नशे ऐसे हैं जो हमारा टीनेजर स्टार्ट करना ज़्यादा वो आपकी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट और आपकी जो कंपनी वैसे वाली है, द स्टेटस ऑफ द कंपनी। What about finances? इफ यू एट फाइनेंसेस, बेसिकली वही। अगर आपके पास एक ऐसा फ्रेंड ग्रुप है जो विच आर गुड इन फाइनेंसेस, वो तो ऑफ कोर्स जाएंगे ना। उनके लिए स्मैक वैक नशा नहीं है, उनका मेन प्रायोरिटी है कि हमको कुछ ऐसा चाहिए जो यूफोरिया एक हाई लेवल, बहुत अच्छे लेवल पे दे। वो अगर आपकी कैपेसिटी में है किसी भी टीनेजर की, वो कसौल से भी माल मंगवा लेगा। पर अब मुझे एक चीज़ और इसमें जाननी है कि ये बहुत लिमिटेड ग्रुप की बात आप कर रहे हो। नॉर्मल में आज हमने देखा कि स्कूल लेवल पे ही 4th, 5th, 6th क्लास का बच्चा ही कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है। तो वो मैं आपसे जानना चाहती थी लवलीना कि ये 4th, 5th, 6th का बच्चा क्या कंज्यूम करता है और कैसे छुप जाता है पेरेंट्स की नज़रों से? छुप इसलिए जाता है बिकॉज
इट डिपेंड्स फ्रॉम आई थिंक स्टेटस टू स्टेटस, वो फैमिली स्टेटस है ना। जैसे कि हमारे पास, जैसे जब मेरे पास जो केसेस आए हैं पिछले 12-13 सालों में, उसमें मैंने वो केसेस भी देखे जहाँ पे बच्चे अपने घर से बीड़ी जो अगर उनके फादर लेते हैं तो वो बीड़ी से स्टार्ट करते हैं, 4th और 5th क्लास के बच्चे, और फिर पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता बिकॉज वो बट्स घर में पड़े रहते हैं ना, बीड़ी के छोटे छोटे टुकड़े पड़े रहते हैं, बच्चे वहाँ से स्टार्ट जाते हैं, या पेरेंट्स मंगवाते हैं, फादर स्पेशली बच्चों को भेज के कि जा दुकान से जाके लिया, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। कई बच्चे डाइल्यूटर से स्टार्ट होते हैं, स्टेशनरी के शॉप में जाकर उनका एक्सपोजर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 7th 8th क्लास के बच्चे, स्टेशनरी में तो माँ बाप कहाँ ध्यान रखते हैं कि बच्चा कह रहा है मुझे ये सामान चाहिए, जाओ ले आओ जाके। तो स्टेशनरी से जो कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे केसेस आए हैं वो इस लेवल पर आए हैं। देन उसके बाद नाइट आउट स्टार्ट होते हैं 9th 8th 9th के लेवल पे, उसमें आपका इंट्रोडक्शन वो बियर से स्टार्ट होता है या वीड से स्टार्ट होता है, बिकॉज वीड इज़ द चीपेस्ट वन, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि वीट जो है वो कहीं ना कहीं कॉलेज में जाके इंट्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स को, उससे पहले डाइल्यूटर्स एंड बीड़ी एंड सिगरेट। हाँ नहीं सिगरेट्स। बिकॉज नहीं वीट भी है, बिकॉज जब केसेस स्कूल के जब आते हैं ना तो उसमें गवर्नमेंट ने तो बैन कर रखा है, बट जो रिक्शा वाला जो बच्चों को लेने आते हैं ना, दे सेल यू नो इट एज अ पैडलर, तो उसको किसी की नॉलेज में है ही नहीं, बच्चों को कहाँ से मिल गया। और वीड आई थिंक 50 और ऐसे से शुरू हो जाता है, पेरेंट्स को कहाँ से पता, आजकल बच्चों की पॉकेट मनी इतनी है स्कूल के। ओके, यहाँ मैं गिरीश से पूछना चाहूँगी कि मैंने देखा बहुत अर्ली एज पे बियर लेने लगते हैं, तो बियर वगैरह जब लेते हैं तो इसके लिए कुछ फैमिली फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है क्या? देखिए उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है कि फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो अभी आदित्य ने जो मेंशन करा, दे जस्ट वांट टू बिलोंग, दे जस्ट वांट टू फिट इन, कि भाई हम भी हैं, सो दिस, और अदरवाइज इफ यू नो देयर इज अ फियर ऑफ बीइंग ridiculed or mockery, so that is another factor. Bullying and Also you know kids or teens, they get influenced or out of sheer curiosity, whatever may be the reason. So you know experimentation, when we talk about experimentation, अगर हम experimentation को experimentation तक ही रखते हैं तो वहाँ तक तो मेरे को शायद justified लगता है, बट लेकिन जब हम एक ही एक्सपेरिमेंट को 100 बार कर रहे हैं या 500 बार कर रहे हैं तो वहाँ से तो अलार्मिंग साइन है कि गड़बड़ तो है। तो isn't it sir like आपकी प्रायोरिटीज अब स्टडी ना होकर और ग्रुप में फिट इन ना होकर अब आपकी प्रायोरिटी होगी कि मुझे क्या मिल रहा है उस चीज़ से। इसी चीज़ से लिंक्ड एक क्वेश्चन आदित्य तुमसे, मुझे बताओ कि क्या बीइंग यू आर अ यंग स्टूडेंट एंड क्या कुछ ऐसा भी होता है कि जो लोग कॉलेज वाले बच्चे, अब हर कोई तो एडिक्शन या अल्कोहलिज्म में नहीं जाता है, क्या कुछ ऐसा भी होता है कि एक बार 2 बार ट्राई करने के बाद कभी उनके मन में आता है कि नो इट्स नॉट फॉर अस, हमें अब नहीं करना है, जस्ट ट्रायल ही था ये? होता है, बिल्कुल होता है। गिल्ट तो सभी को आता है, एक बार कर लिए 2 बार कर लिए चलता है, तीसरी बार में एक बार जरूर आता है, हर ऑलमोस्ट सब बच्चों को आता है कि यार अब हो गया, अब नहीं करना है। में ऐसा कुछ हुआ है? इफ यू कैन शेयर समथिंग। हाँ मेरे साथ हुआ है, जैसे मैं स्मोक करता था पहले और मैंने 2-3 बार ट्राई किया, उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं यार ये ठीक नहीं है मेरे लिए, आई स्टॉप्ड इट। और उसका मतलब ये नहीं कि मेरा फिट इन वाला क्राइटेरिया चला गया, ऐसा नहीं है। कई जगहों पे ऐसा होता है यू वांट टू फिट इन, और फिट इन तो एक फैक्टर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज टाइम पे फोमो है, सब ट्राई कर रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब मुझे भी तो ट्राई करना है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता उससे क्या हो रहा है, पर वो लोग खुश हो रहे हैं उसके बाद। तुम्हें मजा आया? हाँ एक बार तो आया, Obvious। पहली बार तो आता है ये सबको। अच्छा, फर्स्ट टाइम में मजा आया, उसके बाद मेरे लिए वो रेगुलर चीज हो गई तो मेरे को नहीं पसंद आया, मैंने फिर छोड़ दिया उसे। अच्छा, क्विट कर जब तुमने किया था तो इजी रहा तुम्हारे लिए क्विट करना, नहीं। उससे निकलना तुम्हारे लिए? विड्रॉल्स आते हैं हर चीज का, मतलब मेरे को तो विड्रॉल्स आए थे। क्या तुमने इसके लिए किसी की हेल्प ली थी उस टाइम पे? मुझे पर्सनली ज़रूरत नहीं पड़ी, बट खुद से करेज की बहुत ज़रूरत होती है, खुद रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा गिरीश, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि अब जैसे कहा कि हाँ आता है, तो अब कई बच्चे निकल आते हैं, ट्रायल बेस पे लिया वंस और ट्वाइस, जो बच्चे अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, उनका कोई स्पेसिफिक फिजिकल या जेनेटिक या कुछ ऐसे रीजंस होते हैं व्हाई दे कुड नॉट कम आउट ऑफ इट? यस, ऐसे रीजंस होते हैं जहाँ पे फादर की साइड से या मदर की साइड से हिस्ट्री रही है, चाहे वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो या वो
एडिक्शन रिलेटेड हो, वहाँ पे उस फैमिली के बच्चे दे आर मोर वल्नरेबल. इट इज ऑल अबाउट हाउ वंस बॉडी एंड माइंड रिएक्ट्स टू द सर्टेन केमिकल. तो इट्स अबाउट अवेयरनेस, इट इज बेसिक लेवल पे अवेयरनेस कि आपकी फैमिली में अगर एडिक्शन है तो देन पेरेंट्स को थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए. और जैसा भी हम बात कर रहे थे अभी, इसमें आपने जैसे बात की छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट लेते हैं, फिर वो बियर लेते हैं, तो उसमें शायद बच्चों को, मेरे को ऐसा लगता है उसमें शायद बच्चों को ना बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, क्योंकि उस एज में कोई ये चीज़ करेगा आदमी सोच भी नहीं पाता है, तो उस एज पे जनरली इट गोज इग्नोर. तो इसमें क्या हमें पहले फैमिली को अवेयर होना चाहिए ना, ऑब्वियसली. So that is what my next question was. दिव्या, आप, लवलीना, आप जरा मुझे इस चीज का आंसर देने पड़ेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल साइंस, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बिकॉज आजकल न्यूट्रल फैमिलीज हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इधर वर्किंग हैं, तो वो उनको फाइनेंशियली तो स्ट्रांग कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं बाकी चीजें लैक करती हैं. तो पेरेंट्स को कब और कैसे ये पता चलता है कि उनका बच्चा किसी ना किसी तरह के नशे की चपेट में? इग्नोरेंस सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चा पेरेंट्स को इग्नोर करने लग जाता है, वो सुनना नहीं चाहता. बट अगर पेरेंट्स कुछ कहते भी है तो कहीं ना कहीं वो एग्रेसिवनेस उसके बच्चे के में दिखती है मुझे, और इग्नोरेंस, और सीक्रेट बहुत रखने लग जाता है. हर चीज़ के में सीक्रेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं. वो कुछ चीज़ें शेयर ही नहीं करता, ना कम्युनिकेट करता है. जैसे कि आपने कहा कि आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चे को. आई एम एग्री विद यू, सीरियसली आजकल के पेरेंट्स जो है वो फाइनेंशियली और सब कुछ सपोर्ट करते हैं. और आज मेरे को लगता है कि फैमिली को बच्चे के लिए क्वालिटी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब हर चीज़ ना पैसे से नहीं की जा सकती. क्वालिटी टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. उसको जानो तो एटलीस्ट कि वो बच्चे का क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ग्रोथ हो रही है, उससे हर चीज़ के लिए अवेयर करो. यू हैव टू अवेयर. That is a solution part. That is a solution part. I just want to ask प्रॉब्लम की पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि पता बच्चा कैसे प्रॉब्लम चलेगा? में है. वो मैं जानना चाहती सो प्रॉब्लमेटिक एरिया वहीं से स्टार्ट होता है जब आप बच्चे के बिहेवियरल चेंजेस में. What are those changes actually? बच्चा, मतलब आपका बच्चे की एक तो ना एडिक्शन में बच्चे शुरू से रिबेलियस होते हैं. अगर आप एडिक्शन में एडल्ट्स को उठा के देखोगे ना, उनका चाइल्डहुड जब आप स्टडी करते हो तो उसमें उनका दे आर रिबेलियस डे 1 से. मतलब डे 1 जब से होश संभाला है बच्चों ने तब से वो रिबेलियस ही होते हैं. उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, उनका बोर्डम, चीज़ों से बहुत जल्दी कोई, दे आर गुड लर्नर्स. ये नहीं कि वो कोई चीज़ सीख नहीं रहे हैं, वो बहुत जल्दी चीज़ें सीख कर छोड़ते जाते हैं. मतलब उनका IQ लेवल इज़ हाई. IQ इज़ वेरी हाई इन बच्चों का रहता है जो एडिक्शन में जाते हैं. बिकॉज ये एडिक्शन में जाते ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की जो बात हो रही है ना, क्योंकि वो चीज़ें करते जाते हैं, देन दे फील लाइक व्हाट नेक्स्ट नाउ. फिट इन वाला तो एक क्राइटेरिया है, बट एक नेक्स्ट क्राइटेरिया सेकंड नंबर पे ये आता है कि हाँ कि अब मैं और क्या करूँ लाइफ में, सब कुछ तो सीख लिया. कुछ ऐसा भी होता है कि उनका इमोशनल जो है, जैसे IQ इज हाई बट इमोशनली दे आर हाई ऑन इमोशंस ऑलवेज, बट दे आर लो इन EQ. इमोशनल क्वेश्चन उनका, जैसे IQ हाई रहेगा बट EQ उनका हमेशा लो रहेगा, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मैनेज. इसलिए वो टेंट्रम्स थ्रो करते रहते हैं. रिबेलियस इसलिए तो होते हैं. व्हाट इज रिबेलियन फॉर्म जो है वो है क्या? आप एक्सट्रीम स्टर्बननेस क्यों दिखा रहे हो? दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ इमोशन ओनली. सो पेरेंट्स ये सब चीज़ें हम जनरली ना वो कर देते हैं कि नहीं बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स, ये वो नहीं कर पा रहे हैं, जस्टिफाई कर देते हैं इसीलिए हो रहा है. बट इसके पीछे एक हिडन ये भी चल रहा होता है कि आप पहले बच्चे का एप्टीट्यूड तो समझो कि किस तरफ जा रहे हैं. इसीलिए रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा है. इफ पेरेंट के साथ सबसे बच्चा नहीं दे, बच्चा नहीं कर पा रहा है, दैट इज द फर्स्ट साइन आई गेस. और मेरे को ऐसा लगता है कि जनरली पेरेंट्स कब अवेयर होते हैं जब PTM होती है स्कूल जब में, टीचर्स और जब बिहेवियरल वाली कंप्लेंट्स आती हैं. हाँ कि ये बच्चा टाइम पे स्कूल नहीं आता, छुट्टी जाता करता है, बंकिंग सिस्टम होमवर्क नहीं आजकल कर बहुत रहा ज्यादा है. है. और मैंने एक और ट्रेंड नोट करा है कि इन बच्चों में ट्वेंसी बहुत कॉमन है. ट्वेंसी साइकोलॉजिकल टर्म. ट्वेंसी मतलब ये लोग घर छोड़कर भागना, भागे होते हैं, फरार होना. ये आपको देखने को मिलेगा. किसी एडल्ट एडिक्ट से आप पूछोगे ना, उसने कभी ना कभी या तो सोचा है घर छोड़ने के बारे में, या छोड़ के चला भी गया, माँ बाप को पता नहीं चला क्योंकि वापस आ गया 5-6 घंटे में या 3-3 4-4 दिन के लिए. एंड फैमिलीज आर ओवर द टाइम पीरियड दे गेट यूज्ड टू इट कि 2 दिन के लिए बच्चा गायब है ना, तो दे ओवर द टाइम पीरियड वो यूज्ड टू भी हो जाते हैं. सो ट्वेंसी इन बच्चों की बहुत ज़्यादा दिखती है, घर छोड़ के भागना. तो कहीं ना कहीं से फैमिली का जो एक बंधा हुआ रूप होता है वो ना होना, आई थिंक इसके लिए फैक्टर भी है कि जैसे आजकल न्यूट्रल हो गई हैं. पहले फैमिलीज में मैंने देखा है कि
इन लॉज होते थे, दादा दादी होते थे, मैम तभी तो बच्चे, कहीं ना तब भी एडिक्शन ज़्यादा, तब भी एडिक्शन था, पर वो पर्दे के अंदर था, अच्छा एडिक्शन तब भी था। मतलब ये नहीं, आप इन बच्चों को बॉन्डेज में रख ही नहीं सकते ज़बरदस्ती बांध के, यू कैन नॉट। ओके, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर तो फैमिली हो चाहे जॉइंट फैमिली हो, वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से इफ दे वांट टू डू इट दे विल डू इट, यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप देम। अच्छा आजकल मार्केट में बहुत सारे तरह की बातें होती हैं, सस्ता नशा, महंगा नशा, सूखा नशा, तो गीला सूखा नशा। सो गिरीश विल यू टेल मी कि क्या है एक्चुअली सस्ता नशा कौन सा है और ये महंगा नशा कौन सा है, और क्यों जो आज का टीन है वो शुरुआती दौर पे मैंने देखा सस्ते उसके ऊपर भागता है, चीज़ों के ऊपर। देखिए, जो जहाँ तक मेरी समझ है, मेरा अनुभव है, नशा तो नशा ही है हाँ ना। और सस्ता महंगा पॉकेट पे डिपेंड करता है कि मेरी जेब में पैसा कितना है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बात करते हैं तो यस, जैसे हम भांग की बात करते हैं या हम गांजे की बात करते हैं तो वो ऑब्वियस है कि सस्ता होता है। और हमारे पास में कुछ बच्चे आते हैं, वो ना पान की दुकान पे वो मिलते हैं, 1-1 रुपए के, 1-1 रुपए के भांग के गोले मिलते हैं, मुनक्का के नाम से वो जाने जाते हैं। वो 1-1 भोला। 2-2 रुपए, भोला, हाँ, भोला। मुनक्का, वो 1-1 2-2 रुपए के मिलते हैं, बच्चे वो भी खाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन देयर पॉकेट बट एंड द अवेलेबिलिटी एंड देयर सर्कल। हाँ, तो वो भोला कह के भूले नाथ का प्रसाद समझ के जो वो खाते हैं। अच्छा, बट एक चीज़ और मैं इसमें जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से, जैसे अब वीट की बात थी, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी वीट को बहुत डिटेल्ड हमने डिस्कस किया था। तो ये जो वीट का है, एक तो सस्ता नशा जैसे मैंने बोला, जैसे भोला फॉर्म में बोला है इसमें, और एक प्योर फॉर्म्स भी मैंने सुना है कुछ आती हैं। तो क्या इनके कुछ जो केमिकल इफेक्ट्स हैं कुछ अलग अलग होते हैं या हार्मफुल ज़्यादा किसके होते हैं? अब देखिए, जो केमिकल का जो प्रॉपर्टीज है वो तो वही रहती है, अगर हम THC की बात करते हैं या अगर हम CBD की बात करते हैं। लेकिन जो आजकल जो मार्केट में है उसमें जो हमारे को बच्चे शेयर करते हैं वो ये है कि ना, जो हमें जिससे पता लगता है कि these days peddlers are spraying some extra chemicals on them to so that the kids can derive a great pleasure out of it. और उस केमिकल का किसी इंडिविजुअल में क्या इफेक्ट आना वो कहना बहुत मुश्किल है। तो सर इट्स लाइक वो मतलब सिंथेटिक ही तो हो गया ना, अब प्योरेस्ट फॉर्म में तो आ ही नहीं रहा। प्योरेस्ट इज नेचुरल जो पहले शायद आता था, अब जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपका सिंथेटिक ज़्यादा है। तो सिंथेटिक इज मच मोर हार्मफुल और डेंजरस। हाँ, बिकॉज ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत जल्दी डिटीरियोरेट करता है, बहुत जल्दी। एंड एज लवलीना योर एडिक्शन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए केसेस हैंडल करते हैं, तो आप मुझे बता पाएंगे कि ये एडिक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडिक्शन आते हैं? मुझे जो मेरे मेंटर्स ने बताया है, लाइक हम लोग जनरली यही देखते हैं कि एक फंक्शनल एडिक्ट्स भी हैं और देयर आर देन दीज नॉन फंक्शनल, जो कि आपको रिहैब और जो घरों में जो फैमिलीज को पता रहता है। फंक्शनल एडिक्ट्स को जनरली जस्टिफाई कर दिया जाता है कि कमा रहा है, रात को नशा करके सो रहा है। बट जो ये डिसफंक्शनल एडिक्ट्स जो आते हैं बेसिकली, तो बेसिकली दीज 2 क्राइटेरियाज आर देयर। फंक्शनल एडिक्ट्स मुझे लगता है ज़्यादा लॉस में रह जाते हैं बिकॉज उनका कभी दिखता ही नहीं है, वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं, करते जा रहे हैं एंड सोसाइटी में भी रह रहे हैं। नॉन डिसफंक्शनल एडिक्ट्स जो होते हैं वो उनको एक तरह से ट्रीटमेंट का एक स्कोप नज़र आ जाता है बिकॉज फैमिलीज़ को अवेयरनेस आ जाती है कि द पर्सन इज़ नॉट फंक्शनल और ही नीड्स सम हेल्प। बट फंक्शनल एडिक्ट्स का तो किसी को समझ में ही नहीं आता बिकॉज द मेन एडल्ट्स के साथ मेन क्राइटेरिया ये चला जाता है कि दे आर अर्निंग, दे आर फंक्शनल। सो एडिक्शन अगर कर भी रहा तो दैट इज़ नॉट एडिक्शन, इज़ जस्ट देयर हॉबी और टाइम पास। ओके, तो अभी हमने बात किया एडिक्शन के टाइप्स, और आगे इसी बारे में चर्चा करेंगे कि एडिक्शंस के और भी तरह के होते हैं टाइप्स, जैसे सेक्स एडिक्शन हो गया, गैम्बलिंग हो गया। सो विल कंटिन्यू विद दिस। those are not types, we can say those are the different aspects of addiction. Secondary addiction. Those are we can secondary. say. So it is also known as cross addiction. Cross we'll continue with the other concepts of addiction also. So let's have a break. क्या आपका कोई अपना एडिक्शन का शिकार हो चुका है? क्या आपने उसके व्यवहार में कुछ लगातार बदलाव देखे हैं? क्या आपको लगातार उसकी स्वास्थ्य की, उसकी सेफ्टी की चिंता होने लगी है? क्या एडिक्शन कहीं आपके परिवार को खोखला तो नहीं कर रही है? वी कैन हेल्प इन दैट केस।
We are there to support you. Call us now. Types of addiction. तो हम इसको टाइप ऑफ एडिक्शंस में लेंगे या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडिक्शन में लेंगे? लवलीना, आई जस्ट वांट टू क्लियर अप कि किसी को सेक्स की तरफ ज़्यादा नशा होता है, कोई गैम्बलिंग में ही घुस गया है तो गैम्बलिंग में ही घुस गया है. आई जस्ट वांट टू नो योर टेक ऑन दिस. एडिक्शन इज एडिक्शन. एडिक्शन का आई थिंक एक ही क्राइटेरिया है मेरी समझ में, एंड दैट इज़ योर डिसफंक्शनैलिटी. आप किसी भी चीज़ को एक्सेस में जाके कर रहे हो और आपकी प्रायोरिटीज शिफ्ट हो रही हैं और आप डिसफंक्शनैलिटी में जा रहे हो, आपकी या तो बायोलॉजिकल हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है, या फिर आप साइकोलॉजिकली आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, या आपके सोशल रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं. दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया कि यू आर इन टू एडिक्शन. अब एडिक्शन बहुत तरह का होता है, तरह का इन द सेंस कि आप लाइफस्टाइल एडिक्शन होता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है आजकल, पर ये दिखता है यंगस्टर्स में ज़्यादा दिखता है. दे वांट टू मेंटेन अ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग. आई मीन दे डोंट सी कि फिनेंशियल स्टेटस क्या है मेरे घर वालों का. दे जस्ट वांटेड टू फुलफिल दैट क्राइटेरिया टू फिट इन देयर ग्रुप. आजकल तो एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, यूथ में स्पेशली. नो, इट्स नॉट इन यूथ नाउ. अभी हर एक में आई हैव सीन मेनी पीपल आर जस्ट स्क्रोलिंग. ये मेरे को लगता है कुछ आई हैव हर्ड अबाउट इट कि डोपामिन रिलीज होता है या क्या होता है. आपका रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो एक्टिव, मतलब आपको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए ना हर चीज़ में. आजकल डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करने का तो फंडा ही खत्म हो गया. चाहे वो पहले के लोग भी हों, वो भी अब मोबाइल जिनके हाथ में आ गए हैं ना, दे जस्ट वांटेड कि रील्स नहीं देख रहे हो क्या आप? हर वक्त रील्स, हर कोई रील बना रहा है. जस्ट यू नो वो एक लाइक, 2 लाइक, फटाफट से मिलियन लाइक्स चाहिए, तो इंस्टेंट प्लेजर. तो कहीं ना कहीं ब्रेन में ना रिवॉर्ड पाथवे सिस्टम होता है, वो हमें प्लेजर देता है, और उस प्लेजर को लेने के लिए बार बार कोई ना कोई वो नशा करता है, जिस भी तरह का वो एडिक्शन में, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन हो, चाहे वो गैम्बलिंग का, चाहे वो सेक्स एडिक्शन हो या ड्रग्स एडिक्शन हो, बस उसे वो प्लेजर लेना है. इंस्टेंट. और जो आपने न्यूरोट्रांसमीटर का एक नाम लिया था शायद अभी मैंने जो सुना, वो डोपामाइन. तो वो डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए वो बार बार किसी जिस तरह के वो नशे में एडिक्शन में उसको वो लेना चाहता है, वो प्लेजर मूवमेंट लेना चाहता है, जबकि उसे ये नहीं पता ये प्लेजर मूवमेंट जो वो ले रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए, और उसे उसमें खुशी मिलती है. वो बोलता है कि हाँ आई एम ओके विद इट, मुझे प्लेजर लग रहा है, मुझे हैप्पी मोमेंट लग रहा है, मुझे अच्छा लगा. हाँ बस मुझे कुछ समथिंग न्यू एंड समथिंग चेंज. ओके, अच्छा वो ले रहा है लगातार किसी तरह का. अब वो रीजंस गिरीश ने बताया कि दोज आर मेनी रीजंस ही कैन बी एडिक्टेड टू अ पर्टिकुलर थिंग. हर कोई नशेबाज नहीं बनता है, हर कोई शराबी नहीं बनता है. बाउंड्रीज ड्रॉ कर लेते हैं एंड दे आर एबल टू डू दैट. बट जो लोग नहीं कर पाते हैं वही एडिक्शन एडिक्ट्स या अल्कोहलिक्स की कैटेगरी में आते हैं. तो इसके एडिक्शन के इसके बिहेवियरल और फिजिकल जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या पड़ते हैं, आप मुझे बता पाएंगी लवलीना? बिहेवियर में आपका बेसिकली चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो टीनेज हो, चाहे बच्चे हों, अगर वो जा रहे हैं तो आपको उनमें आइसोलेशन दिखेगा, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय अदर्स. उनको हाई मिल रहा है, उसमें कोई बीच में डिस्टर्ब करेगा कि बात करेगा, दे डोंट लाइक इट. इरिटेशन आपको, फ्रस्ट्रेशन दिखेगा, एग्रेशन आएगा बिहेवियर में, तो इम्पल्सिवनेस. हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मूड स्विंग्स. ओके, ये मूड स्विंग्स वगैरह इसके होते हैं. और इसके साइकोलॉजिकल मूड स्विंग्स साइकोलॉजिकली हो जाते हैं. सो इनके कोई ट्रीटमेंट है या इसका कोई इलाज है? स्कूल लेवल पे तो पहले टीचर्स को ये चीज़ ना अपने स्कूल के काउंसलर्स एंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट को बतानी चाहिए कि ये बच्चा अचानक से परफॉर्मेंस में डाउन जा रहा है, या इस बच्चे का बिहेवियरल इश्यूज इन द क्लास, टिक के नहीं बैठता, औरों के साथ हमेशा लड़ता रहता है, टीचर्स के साथ मिसबिहेव करने लग गया है. तो इसके बिहेवियर इशू के लिए जहाँ तक हम लोग थेरेपी यूज़ करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है. वो उसके बिहेवियर में चेंज करती है, उसके थॉट प्रोसेस में चेंज, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसके पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, और उसके बिहेवियर में चेंज, मतलब न्यू हैबिट्स जनरेट करना बेसिकली. बट इसके लिए फिर एक राइट टाइम पे इंटरवेंशन की ज़रूरत है थ्रू द क्लास टीचर्स, अगर हम स्कूल की बात नहीं. करें. मेरा एक क्वेश्चन, लेकिन अगर अब मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, कॉलेज में तो हर बच्चा ट्राई कर रहा है. मेरे लिए फ्रेंड ज़्यादा प्रायोरिटी है. मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि माँ बाप से या टीचर से जाके बात करूँ.
हु शुड बी माई फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? अगर मैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट ट्राई करता हूँ और देर इज़ अ पॉइंट वेयर आई हैव अ गिल्ट कि मुझे अब इसको छोड़ना है या आई नीड टू फिनिश इट, तो मैं किसके पास जाऊँ सबसे पहले? द होम यू ट्रस्ट द मोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है जो आदित्य ने कहा कि आजकल जो ट्रस्ट फैक्टर है, बिकॉज चाहे कितना भी कोऑपरेटिव पेरेंट हो, कितना भी दोस्त हो, कहते हैं दोस्त बना लेना चाहिए बच्चों को, हम कितनी भी बच्चों से दोस्ती कर लें, बीइंग पेरेंट, जब हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा नशा कर रहा है तो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन एक शॉकिंग होगा, शॉकिंग एंड डांटने बच्चा वाला। हाँ डांटने वाला होगा और बच्चा इज नॉट रेडी टू टेक दैट एक्शन। ऐसे में बच्चे को या किसी भी टीनेजर को हमें क्या सलाह देनी चाहिए कि उसको किसको अप्रोच करना चाहिए? कॉलेज गोअर्स के लिए तो प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज दे हैव ऑल द रिसोर्सेज। पैसे भी हैं हाथ में, अवेयरनेस भी है, फ़ोन भी है आज की डेट में, और आपके हाथ में सारी एडवर्टीजमेंट्स भी हैं, राइट? बट आप जितना डिले करोगे ना, वो फिर यू विल बी इन टू अ ट्रैप। सो वहाँ पर एक विजडम यही काम करती है कि इफ़ यू हैव स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी अबाउट वट एवर यू आर डूइंग, देन यू शुड टेक प्रोफेशनल हेल्प। अगर पेरेंट्स पर, ठीक है, हम लोग ये कहते हैं दोस्त बनाना, पर्सनली आई डू नॉट बिलीव इन दिस, बिकॉज एक जनरेशन गैप हमेशा रहता ही रहता है, चाहे आप जितने मर्जी वेल एजुकेटेड वेल इन्फॉर्म पेरेंट हो, एक जनरेशन गैप हमेशा रहता है। पर लवलीना, मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, बीइंग अ टीचर, मैंने बहुत लंबा टाइम टीचिंग किया है और मैंने ये देखा है कि बच्चे जो है वो इन्फॉर्मेशन अपने आसपास से लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं, कोई भी चीज़ है वो डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ करते हैं रादर देन टेकिंग इट फ्रॉम समवन प्रोफेशनल, जो जिसके बारे में नो वन और जिसको जानकारी हो, जो उन्हें गाइड कर सके। वो जाके दोस्तों से राय लेते हैं, वो उन्हें आधी अधूरी जानकारी मिलती है जो सही करने के बजाय बहुत गलत कर देती है। मैंने बहुत बार बच्चों के साथ, बिकॉज साइकोलॉजी हमें भी पढ़ाई जाती है, तो उसमें मैंने ये हमेशा ये बच्चों को सिखाने की कोशिश की है कि जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो चाहे आपका बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, पेरेंट में हो, मुझे लगता है कि फैमिली कैन बी अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो उस चीज़ से शॉक्ड हो या कुछ हो। पहला रोल फैमिली को ही प्ले करना चाहिए और बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि तुम कुछ भी हो आप आकर हमसे शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो, ताकि बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिले बात करने के लिए। फैमिली को ये अवेयरनेस कौन देगा? ये एक बीच में गैप है। हाँ, क्योंकि फैमिली जो है ना, पेरेंट्स वर्किंग है, जो आपने पहले बोला, दे आर बिजी कि वी आर द प्रोवाइडर्स, है ना, दे आर प्लेइंग दैट रोल। तो इसमें शायद ज़रूरी ये है कि टीचर्स, ये स्कूल ये रोल प्ले कर सकता है कि आप PTMs जो होती हैं उसमें आप पेरेंट्स को ये बताओ कि हाउ कैन दे ओपन द चैनल्स एट होम। घर में बच्चों को आप डायरेक्ट मैसेज नहीं दे सकते भी ये ऐसे मत करो, बच्चे सीखेंगे नहीं। पेरेंट्स आपस में बात करके ना, दे कैन डू दैट रोल प्ले काइंड ऑफ थिंग कि बच्चा आसपास है ना, तो दे शुड टॉक इन एग्जाम्पल्स। Yes, I was talking to Aditya. He was saying second something what we can say it. It's a replacement, something replacement, or to talk about their own interest as a child. So we can just give the message to return to their own those interests like drawing, music or whatever. Hobbies and नहीं, बट अवेयरनेस की कि बच्चा ये ओपन अप हो जाए कि मेरे माँ बाप इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अबाउट दी सब्सटेंसेस, अबाउट कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में ट्राई किया था। हम लोग जनरली अपने बच्चों को आइडियलिस्टिक बिहेवियर दिखाते हैं अपना कि ना हम ऐसे थे नो, अगर वो कैजुअली बैठकर बात करें ना कि अरे हमने ये भी ट्राई किया था, अप्रोप्रिएट टू द एज ऑफ द चाइल्ड एट होम, तो वो बच्चा फिर शायद रिलेट करेगा, शायद सुनेगा कि अरे ये तो मेरी एज की बात करे, वो भी अपने से रिलेटेड। तो शायद बच्चा ओपन अप हो पेरेंट्स के साथ कि इन्होंने ट्राई किया तो मैं बता दूं। मैं ऐड समथिंग। ये सपोज इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब हम स्पेशली मतलब तो हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, और जब हम एडिक्शन की बात करते हैं, दोज हु आर गेट अफेक्टेड बाय एडिक्शन, तो उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितने 25 साल से मैं काम करता हूँ, उसमें ये है कि दे आई मीन लाइक दोज हु आर अफेक्टेड, दे जस्ट कैन नॉट आर्टिकुलेट। वो अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, या तो वो चुप हो जाएगा, या तो वो लड़ लेगा, या तो वो भाग जाएगा घर छोड़ के, करते रहो जो करना है। तो एक वो अभी जैसे अभी मैडम बात कर रही थी कि बात करें किसी के साथ, ट्रस्ट में आए, दे डोंट फील कंफर्टेबल। दूसरा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको रखना ही नहीं आता, उन्होंने सीखा ही नहीं है। सर वो कंफर्टेबल क्यों नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है। और दूसरा जो आपने बताया कि जब हम फैमिली डायनामिक्स की बात करते हैं कि फैमिली को अवेयरनेस कौन देगा,
फैमिली को भी जानकारी नहीं है। लेट्स से मैं घर गया, मैं वाइफ इज सिटिंग विद अ लॉन्ग फेस में पूछता हूँ क्या हुआ, कुछ नहीं, तो मेरा बच्चा भी वही सीख जाएगा। कुछ नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ वो बच्चे नहीं सुनते, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे वो करते हैं। They absorb. तो हमारे को अगर बच्चों एक इमोटिव एनवायरनमेंट मिला ही नहीं, और हम इमोटिव एनवायरनमेंट ना मिलने के बाद हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इमोटिव होगा, आई डोंट थिंक इट इज प्रैक्टिकल। बिकॉज ये पता ही नहीं मोटिव होना होता क्या है। You want to say that action speaks louder than words. Of course. Means we have to act accordingly. Families have to act accordingly to bring their own children in the comfort zone where they can discuss. Healthy discussion should be there. हेल्दी डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ कि हमने अपना वो पेरेंट में आपने अपने आप को आइडियलिस्टिक रोल में नहीं प्रेजेंट करना। इट पुट प्रेशर ऑन देयर माइंड। वो इसलिए आपके आगे कुछ बोलकर भी नहीं बोल पाएंगे, आप जितना मर्जी फ्रेंडली हो जाओ। दे फील दैट प्रेशर कि ये लोग तो बड़े आइडियलिस्टिक, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, जबकि हम सब ने कुछ ना कुछ तो वो शरीर किया होता है। हमने सबने कुछ ना कुछ किया है। तो आई थिंक वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी ऑनेस्ट विद आवर किड्स कि हमने भी ट्राई किया था, बट नाउ जस्ट सी कि हम कहाँ पहुंचे। तो ये तो नहीं, तो आप उनको जब तक कोई इमोटिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे, एक्चुअल में नहीं दिखाएंगे कि हमारे भी हम भी डिफॉल्टर्स हैं, हमने भी फॉल्ट्स करी हैं, उसके बावजूद संभल के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो तब तक मतलब उनको एक बोला ताश हमने भी खेली है, हाँ, बट हमने जुआ नहीं खेला है। ताश हमने भी खेली है, हमने खेल के देखा, हमने खेल के देख लिया था, पर बैठ गए थे फिर शांति से, एक बार हार गए थे, हो गया। मतलब एक बार हार के तसल्ली हो गई हमारी, तो उतने तक तो काफी है, बट उससे बियॉन्ड जाना एक सर्टेन कंफर्ट जोन होना जरूरी है। Exactly. हाँ, कैजुअल एनवायरनमेंट Where I want to give message to the schools also, whoever are watching my podcast, कि प्लीज कंडक्ट कीजिए इस तरह के वर्कशॉप्स, इस तरह के सेमिनार्स, जहाँ पर आप साइकोलॉजिस्ट को बुला सकें, जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को इतना एनवायरनमेंट दे सकें कि दे शुड बी ओपन अप टू देयर फैमिलीज और टू देयर नियर एंड डियर वंस, और एटलीस्ट टू द काउंसलर ऑफ द स्कूल, कि वो खुलकर अपनी बात कह पाए, जिससे जल्द से जल्द उनको मदद मिल जाए। क्योंकि जब वो एक बार स्कूल बाहर करके गए, देन तो इट्स वेरी हार्ड टू लुक बैक। बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को लौटा कर लाना। तब तक बच्चा इतना आगे निकल चुका होता है कि फिर उसको एक्चुअल में क्लिनिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। मैंने कबीर सिंह मूवी में एक सीन देखा था जिसमें वो हीरो कुछ अल्कोहल लेके बैठा होता है या कुछ नशा करके बैठा होता है, तो ही वॉज नॉट एबल टू, उठता नहीं है वो, तो उसका दोस्त आता है और उसको कोक करा देता है। कोक भी एक नशा ही है, और वो करा देता है एंड ही गेट्स अप। ये क्या सीन है भाई, बताइए ऐसा कैसे? सर बताएंगे। जब हम कोक की बात करते हैं ना, तो कोक की प्रॉपर्टीज है, तो वो एकदम हाइपर हो जाता है, उसमें एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, तो वो कोक की वजह से वो उठ गया। और अल्कोहल अदरवाइज ही वाज सॉल्टेड, ही नेवर वांटेड टू गेट अप। क्योंकि वो अल्कोहल लेके बैठा था, अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है डिप्रेस करने की, आपको शांति से बिठाने की। कोक ने आके उल्टा काम किया, तो दैट्स व्हाई वो अपना। तो ऐसा और कौन कौन से नशे हैं जो आपको शांति से बिठाते हैं, और कौन कौन से ऐसे जो उठा देते हैं आपको? अब इसके लिए तो फिर हमारे को पूरा साइंटिफिक एग्जैक्टली, उसके लिए एक अलग पॉडकास्ट की जरूरत पड़ेगी। करेंगे, वो तो बहुत डिटेल्ड है। एग्जैक्टली, हाँ, बिकॉज कई मैंने देखा कि वो लथार्जिक होके पड़े रहते हैं। उसके लिए मैं आई वुड कॉल अप आवर ओन साइकियाट्रिस्ट जो हमारे साथ में है ना, तो ही इज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड एट द सेम टाइम he can guide you on the chemicals and related effects. टेक्निकली अच्छा, ज्यादा बेटर होगा। बच्चों को कई बार ये भी लगता है, मैंने देखा कि कई लोग वीड स्मोक करते हैं, मींस लाइक स्मोकिंग का एक इफेक्ट होता है, और एक कई बार वो, और मैंने देखा कसौल में, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था पिछले पॉडकास्ट में कि मैं हवाई हो गई थी उसमें तो मैंने उसको ब्राउनी में खा लिया था। इवन आई वाज नॉट अवेयर कि उसमें, अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ सभी ब्राउनीज में वो देते हैं, आई वाज नॉट अवेयर, बट वो मैं खा, मैं पूरी हवा में तैर गई थी उसको खा के। तो ये क्या हार्मफुल नशा किस में ज्यादा होता है? मींस लाइक स्मोक अभी नो कि वो लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, बट खाने से भी क्या कुछ ऐसा नुकसान होता है? खाने से भी नुकसान होता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, तो इट इज एनी इंडिविजुअल्स पर्सनल चॉइस। तो किसी को स्मोक करना पसंद है, चॉइस ऑफ, किसी को खाने से पसंद होता नहीं, है। सब्सटेंस तो सेम है, पर मैम इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी।
how they are getting high. तो असर तो सेम हो रहा है ना, वो पेट में जा रहा है और वो लंग्स में जा रहा है, तो कुछ कुछ मैम टाइमिंग भी एक डिफरेंस है बहुत बड़ा. जब लंग्स में जा रहा है तो डायरेक्टली ब्लड में मिल रहा है, बहुत जल्दी मिल तो रहा यू आर गेटिंग हाई वेरी फास्ट. क्विकली. ये edible आजकल के में- बालकों को ज्यादा जानकारी है. बहुत ज्यादा लेते हैं ना. है. और उससे भी ज्यादा हाई मिलेगा जब आप डायरेक्टली इंजेक्ट करते हो. हाँ, इंजेक्शन तो बहुत ज्यादा. Injection और तो वो directly harmful भी injection. बहुत है. जब हम Injection कोक की is बात very करते हैं वो तो harmful. स्नॉट करते हैं, Snort सीधा करते सीधे हिट करता है दिमाग को. ये इसके खराब वाले इफेक्ट की भी बात कर लो, बालक देख रहे होंगे, वो सोचेंगे हम नशे को प्रमोट कर रहे हैं. नहीं, नहीं, नहीं. बालक और बालिकाएं. हाँ, बात ये हाँ, right, right. वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन कि हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ बॉयज ही है. नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स एंड गर्ल्स आर जब हम आल्सो. इक्वालिटी की बात करते हैं ना आज की डेट में, आजकल नशे में तो भी उसमें- इक्वालिटी डबल ट्रिपल हो मुझे ऐसा लगता है लड़कियां भी ये प्रूव करने पे तुली हुई है कि भैया हम बराबर है, लड़कों के ये नशा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि लड़कियां प्रूव करने तो रही, इट्स अबाउट कि एडिक्शन दोनों जेंडर्स को बराबर लेके डूब रहा है. हाँ, बिल्कुल डूब रहा है. ये तो हम देख ही रहे हैं अपने आसपास, क्योंकि पहले तो थोड़ा डर था, थोड़ा छुपा छुपा के करते थे, बट अब तो अब सबके मतलब अगर बेटियां भी कहीं कि सिंगल बच्चे ही हैं सबके, तो वो सब पेरेंट्स बच्चों को लाड प्यार से ही पाल रहे हैं. इधर हाँ. गर्ल और जो इधर मोर boy. पैम्पर्ड They are pampered. They are like fully equipped with each and every resource. विद द फुल ऑफ. अच्छा, ये एक जो सोशल इनिबिशन भी नहीं है ना, हाँ. आपको कोई सोशली आके टोक नहीं रहा हाँ, कोई तो आप करोगे. हाँ, आजकल आप लड़के हो या के लड़की साथ हो, तो उनको कुछ कहता तो बोलते हुआ यू, हाँ वही. है ना. माय बात तो फर्स्ट समझ क्वेश्चन लो. विल बी दैट, अगर कोई मेरे को आके टोक रहा है, मतलब आप कौन है भाई बोलने वाले. हाँ, तो मेरे माँ बाप तो कुछ कह नहीं रहे, हाँ. तुम कौन होते हो बोलने वाले. पहले तो चाचा मामा ताऊ गांव में कोई भी है सामने से पकड़ के चपेड़, बट आजकल तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई कुछ कह जाए किसी के बच्चे को, है ना. तो ये हम ही ने सोशल वो भी क्रिएट किए हुए हैं, वही चीज inhibitions है ना, create किए, पैम्पर बहुत कर लिया है ना. अपने वो सब हम ही ने बच्चों को. क्रिएट किए हुए हैं कि हम ही लाड प्यार इतना ज्यादा एक दे को रहे एक हैं. बच्चा है Pampered उसको कर लो, है एक ना? को एक बच्चा है कर लो. अच्छा, यही एक चीज और है ना कि जैसे अभी मैंने दो नशों की बात की, कोक और इसकी, अल्कोहल. और भी ऐसे नशे होते हैं जो दो दो नशे एक तरीके एक, क्योंकि आजकल का यूथ तो एक्सप्लोर करने में माहिर है, उसे हर चीज जाननी है, उसे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है. तो ऐसे और भी नशे होते होंगे कि जो इट्स अबाउट इंडिविजुअल चॉइसेस. कई लोग पॉली ड्रग्स और पॉली सब्सटेंस करके दे गेट हाई, और कई लोग सिंगल सब्सटेंस पे रुक जाते हैं सब कुछ ट्राई करके कि वही उनके टेस्ट बड्स को सूट कर रहे हैं. सो बेसिकली हाउ दे आर गेटिंग इट. पॉली आप बहुत सारे एक साथ कर रहे हो, अब वो भी चलन में है. आप एक सिंगल पैकेट टिक गए हो, वो भी चलन में है. सो इट्स नथिंग लाइक कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, मतलब दो एडिक्शन इज अबाउट एनीथिंग. Alright. इसमें जो वो दिमाग पे क्या असर डाल रही है या सेहत पे क्या असर डाल रही है. सब एडिक्शन का इफेक्ट सब पर एक जैसा ही हो रहा देखिए एडिक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो इट इज ऑल अबाउट कंपल्शन. क्रेविंग हर आदमी को तो होती नहीं है, है. हर आदमी को तो ऑब्सेशन बनता नहीं है, हर आदमी अपना कंट्रोल लूज तो करता नहीं है ना. एडिक्शन की जब हम बात करते हैं तो डिस्पाइट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस We do that. दे कांट स्टॉप देमसेल्व्स. यस, दे आर Because of that instant pleasure. ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है, जानकारी है. बिकॉज आई हैव सीन आज का जो यूथ है वो हमसे बहुत 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 आगे है, सोचने में भी, हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स जानने में भी. दे आर वेरी वेरी, मतलब उनको सब चीजें पता है, ऐसा नहीं है नहीं पता. आज की तारीख में हम बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन तो रेडी है, इन्फॉर्मेशन रेडी है, इन्फॉर्मेशन तो रेडी. सब बच्चों को पता है आजकल. Over exposure. मुझे लगता है कई कई केसेस ऐसे आते होंगे आप लोगों के भी, बिकॉज एज यू पीपल आर ट्रीटिंग दीज पीपल जो कि नशे की वजह से या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो लवलीना? कैन यू शेयर समथिंग जिसमें आपको वाकई में बहुत मुश्किल आई हो, कोई ऐसा केस आपको याद आता हो जिसके लिए आपको बहुत डिफिकल्टी हुई हो, या आपके हाथ खड़े हुए हो भैया मेरे बस का नहीं है? नहीं, बस का तो कुछ भी नहीं लगता कभी कभी. क्योंकि एडिक्शन एक वो वाली गेम है, डिजीज तो है ही, बट ये इट्स अ काइंड ऑफ थिंग जिसमें हम ना फर्स्ट चाहते हैं कि देखकर लगता है फैमिलीज को कि मॉरल डेफिसिट है. बीइंग अ प्रोफेशनल हम जानते हैं कि मॉरल डेफिशिएंसी नहीं है. इट्स लाइक बंदा द पर्सन इज सफरिंग, बट एडिक्ट के बिहेवियर इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं. तो जो केसेस आते हैं, मतलब मेरा जो 12-13 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें जो केसेस सारे देखे हैं, पहले वियर्ड लगते थे, बट वो ओवर द टाइम पीरियड दे आर रिपीट टेलीकास्ट, क्योंकि सिचुएशंस सब ऑलमोस्ट same अब सेम होने लग गई हैं. कोई ऐसा आपका कोई ऐसा पेशेंट जिसको आप बिना नाम लिए आप हमसे मेरा discuss बस कर मुझे सकते एक केस मुझे बहुत डीपली जो मुझे टच हुआ था, 2 इनफैक्ट. तो उसमें से एक है पर थोड़ा सा लंबा है कि वो बच्चा वो ही वॉज 33 जब वो ट्रीटमेंट में आया था. उसको ज़बरदस्ती उसकी वाइफ ने ट्रीटमेंट में डाला था. ही वॉज 33 एट दैट टाइम. उसकी एक बेटी थी 3-4 साल की.
और वाइफ पढ़ी लिखी थी काफ़ी, पर वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं था इतना। उसको हम ब्लेम कर भी सकते हैं, उसको हम ब्लेम नहीं भी कर सकते हैं, ये दुविधा हो गई थी। एंड देन यू डोंट नो कि उसमें उसकी फैमिली भी खतरे में थी बिकॉज ऑफ हिज एडिक्टिव पर्सनैलिटी, जो कि अब क्रिमिनल पर्सनैलिटी बन चुकी थी, एंटी सोशल में चला गया था। और उसमें अवेयरनेस लाने का दूर दूर तक हमें स्कोप ही नहीं दिख रहा था बिकॉज ही वॉज इनटू एडिक्शन सिंस द एज ऑफ 5 और 6। किस और तरह की एडिक्शन? उसके बिहेवियरल इश्यूज से स्टार्ट हुआ था और बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था ये। तो उसको हमने जब असेस करना स्टार्ट किया तो तब जाके समझ में आया कि 5-6 से ही अब उसका कॉग्निशन डेवलप ही नहीं हुआ। टेक्निकली हम लोग साइकोलॉजिकली बात करते हैं कि 7 साल की एज में आपका कॉग्निशन डेवलप होना स्टार्ट होता है, तब आप सही गलत की शिक्षा देना स्टार्ट करते हो बच्चे को। उससे पहले आप बच्चे को आपको पैम्पर करना चाहिए, उसको अनकंडीशनल लव देना चाहिए, आपको डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि डांट क्यों रहे हैं। टेक्निकली 7 साल की एज में आप बच्चे को डांटना या सही गलत की शिक्षा देना स्टार्ट करते हो। उसके तो कॉग्निशन डेवलप होने से पहले ही उसके साथ मोलेस्टेशन स्टार्ट हो गया था। वो 6 साल का था तो 8th-9th क्लास के बच्चों ने उसको एनली सेक्सुअली अब्यूज़ किया था। जब वो खुद 6-7 में पहुंचा, उसने भी एक बच्चा पकड़ा, उसने उसको अब्यूज़ करना, अननेचुरल सेक्स के थ्रू उसको अब्यूज़ करना स्टार्ट किया। दैन उसने केमिकल्स लेने स्टार्ट किए 6-7 में ही। तो वो करते करते उसने जानवरों को परेशान भी करना स्टार्ट किया ना। उसको सैडिस्टिक प्लेजर उसको अच्छा लगने लग गया था। उसको पता ही नहीं था कि वो सब कुछ गलत है, वो सब कुछ चल रहा था ना। और पेरेंट्स जो थे वो उसको विलेज में अपने दादा दादी के पास छोड़ के चले गए थे, क्योंकि वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे शहर में। अब जब वो इस एज में जब उसके पेरेंट्स ने उसको ट्रीटमेंट में डाला है, उसकी वाइफ ने डाला, अब उसकी वाइफ को हम क्या बोले कि क्या किया जाए। अब क्योंकि उसकी नज़र अब अपनी बेटी के लिए भी वो नहीं थी कि वो उसका फादर है, ही जस्ट वांटेड टू अब्यूज़। उसके लिए हर कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये केस मतलब मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था। मतलब एट लास्ट हार कर, बिकॉज फॉर द किड्स सेफ्टी, फॉर द वाइफ्स उसके पर्सपेक्टिव से वी हैव टू सजेस्ट थोड़ा सा हार्श वेज टू डील विद हिम, क्योंकि वो ये समझने को तैयार, वो समझ ही नहीं पाया कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। सो इट वॉज काइंड ऑफ सैड केस। और हम लोग जनरली सोचते हैं कि कुछ भी होपलेसनेस नहीं होती एडिक्शन में, बट ये थोड़ा सा होपलेस हो गया था। ओके। तो इसमें काफ़ी हार्श डिसीजंस लेने पड़े, फैमिली को भी, वाइफ को भी, बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि वो समझने को तैयार ही नहीं था, वो नशा छोड़ने को भी तैयार नहीं था, वो अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने को भी अब वो कर ही नहीं सकता। जिस बच्चे के साथ 5-6 साल की एज में ही सब कुछ स्टार्ट हो गया, वो कर ही नहीं सकता। ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड की बात कर, उसके लिए वो ट्रॉमा भी नहीं था, बिकॉज उसको प्लेजर ही मिलने लग गया 5-6 साल की एज में। इतनी अर्ली एज पे उसके साथ ये सब कुछ हुआ कि और उसको प्लेजर दे रहा था, आने लग उसको गया प्लेजर ही दे रहा था, तभी तो उसने भी वो मतलब उसने करा। और उसको इस चीज़ का गिल्ट भी नहीं था, ना कोई रिमोर्स था कभी। तो इसमें तो कभी कभी कुछ ऐसे केसेस जब आते Really हैं, sad. हाँ मतलब ये फील लाइक कि सब कुछ ख़त्म हो गया इस बंदे का, और फैमिलीज बिल्कुल क्लूलेस हैं, होपलेस हैं। एक ज़िंदगी आई और क्या करके गई, वो ज़िंदगी कुछ फील ही नहीं कर पाई। एक लाइफ ख़त्म, या ख़त्म भी नहीं है, पता नहीं कब तक चलेगी, कैसे चलेगी। So, ऐसी एक केस मेरे पास भी आया था। उसके पेरेंट्स भी नशा करते थे, इंजेक्शन लेते थे वो लोग। वो बच्चा पता नहीं कहाँ से उसे ऐसा लगा कि उसने अल्कोहल के बाद वीड लेना स्टार्ट कर दिया, और वो 8 इयर्स ओल्ड का बच्चा था। जब वो मेरे पास आया रिहैब में, मैं बहुत शॉक थी कि 8 साल का बच्चा यहाँ पे वीड लेकर आया है। सीरियसली उस वक्त मुझे शॉकिंग था, तो मेरा नया नया ज्वाइनिंग ही था मेरा। बट फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट हम लोगों ने करने की कोशिश करी, जैसे कि इसने बताया लवलीना ने कि कॉग्निशन 7 इयर्स के बाद ही डेवलप होता है। उसका इतना हो ही नहीं पाया। 8 इयर्स 1 ईयर में इतना कितना हो पाएगा, वो समझने की उसकी इतनी कैपेसिटी थी नहीं। कुछ टाइम के बाद उसके पेरेंट्स उसको डिस्चार्ज करा के ले गए। फिर मैंने ही फॉलोअप लिया 1 मंथ के बाद कि वो बच्चा कैसे है, उसकी डेथ हो गई थी। तो सीरियसली मैं उसके घर में गई, उसके पेरेंट्स से मिली, लेकिन उसके पेरेंट्स को भी कोई फर्क नहीं कि मेरा बच्चा चला गया। मे भी शायद उसके वो एडिक्टिव बिहेवियर को लेकर वो खुद ही एडिक्ट थे। वो एडिक्ट अच्छा, they themselves were addict। तो उनको कोई फर्क ही नहीं, चला गया या कुछ, मतलब कोई उनके में इमोशंस ही नहीं दिखे मुझे।
they were numb by taking नम हो गए थे। तो ऐसा अभी यूएस में एक स्टडी भी तो हुई थी कुछ रिसेंट ईयर्स में, जिसमें वहाँ पर जो मदर्स एडिक्ट्स थी उनके बच्चे ही एडिक्ट्स पैदा हो रहे, दे वर गेटिंग विड्रॉल्स। ऐसे वीडियोस भी सरफेस हुए थे जिसमें पूरा शिवरिंग और बच्चों न्यू बॉर्न बेबीज इन्फेंट्स वो पूरा शिवर करते हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो मदर जो प्रेगनेंसी में वो ले रहे थे सब्सटेंस अपना, तो बच्चों को विड्रॉल्स हो रहे थे। उन बच्चों ने तो कभी कंज्यूम ही नहीं किया ना, वो तो मदर के ब्लड के थ्रू गया। सो बच्चे ही ऐसे पैदा हुए जिनको विड्रॉल मैनेजमेंट पैदा होते ही दिया गया। सो दीज आर द एक्सपीरियंसेस एंड केसेस यू नो जो हमारी सोसाइटी फेस कर रही है। आदित्य, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग गोइंग आउटसाइड इन कैंपस, कुछ सवाल तो तुम्हारे मन में भी जरूर बुलाते होंगे। सवाल तो कम ही होते हैं। एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पहले मुझे लगती थी कि इफ़ यू विल नॉट मेक इट एक्सेसिबल टू पीपल वो रुक जाएगा, पर किसी एडिक्ट के लिए एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम होती ही नहीं है, बिकॉज दे विल जस्ट गो आउट किसी भी तरीके से। उनको बस जुगाड़ करना है, उन्होंने जुगाड़ कर ही लेंगे और किसी ना किसी का पकड़ ही लेंगे। मेरा कैंपस ड्रग फ्री कैंपस है, कहने को है, लोग फिर भी कर ही रहे हैं कि कुछ भी कर लो, कितना रोक सकते हो। तो एडिक्ट्स के लिए वो प्रॉब्लम नहीं। सवाल यही है कि अगर हम आगे बढ़ स्टेप लेने के लिए तैयार ही नहीं, बिकॉज वी आर नॉट इन आवर ओन सेंसेस ना, जब हम ड्रग्स कर रहे हैं तो उस मोमेंट पे मुझे थोड़ा सा लगता है कि वहाँ पे संभालने के लिए हम कैसे अपने आप को संभालें। अवेयरनेस इज द की ना, वो आपको स्कूल लेवल पे फैमिलीज को बुलाकर देनी पड़ेगी। आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, स्कूल वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बट वो अवेयरनेस आपकी एक स्कूल की ड्यूटी है कि फैमिलीज को बुला कर दो, बिकॉज बच्चों को तो आप ही डील कर रहे हो। मेजर पार्ट बच्चा स्कूल में स्पेंड कर रहे हैं। तो जो आदित्य का सवाल है वो यही है, वो जो बीच में जो गैप आया है नॉलेज में, वो नॉलेज उसको कैसे कवर करें। अब ये हेल्प मांग रहा है, अगर ये हेल्प मांग रहा है तो हेल्प पेरेंट्स की तरफ से आएगी, क्योंकि अवेयरनेस उनको स्कूल वाले देंगे, और इसके लिए स्कूल को पहले अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा। एक चीज बताओ कि कई लोग कई बच्चे जैसे ट्रायल के बेस पे करते हैं, वंस ट्रायल, आप क्या बोलोगे कितना सही है कि 1-2 बार ट्राई कर लेना, बीइंग एडिक्शन काउंसलर आपको क्या लगता है कि शैल दे गो फॉर इट? देखिए, ऐसा नहीं है मैं कि नशे को प्रमोट करता हूँ या मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जब हम रियलिटीज़ की बात करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 90% बच्चे क्यूरियोसिटी में करते हैं। और जो आदित्य ने अभी स्टार्ट में बोला था वो फैक्ट आज तक है ना, दे जस्ट वांट टू बिलोंग, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप और दे फील लेफ्ट आउट। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, तो मतलब अगर ट्रायल बेस पे अगर बच्चे कर रहे हैं तो आप हर समय उनको नज़रों में नहीं रख सकते, मीन्स कि अब ठीक है कर लिया, बट दे शुड बी अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स की अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट को भी, और वही पेरेंट फिर बच्चों से सिखाएंगे हाँ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पर इनको बच्चों को ये मैसेज, मान लीजिए चलो ठीक है, अगर बच्चा कहीं अब कर भी रहा है, एडिक्शन में आ भी गया, बिहेवियरल अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है, क्या ये जो बच्चे डीप इसमें चले जाते हैं कॉलेज लेवल पे, इनके मैंने कुछ ड्राइंग्स वगैरह भी देखे हैं, कुछ उनसे भी हमें पता चलता है कि हाँ स्थिति थोड़ी खराब है। आर्ट थेरेपी की बात करें, आर्ट थेरेपी नहीं, जो मतलब उनकी ड्राइंग से पता लगता है कि एडिक्ट हैं कि नहीं। हाँ, मतलब दे काइंड ऑफ बिकम एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स ना, इनहिबिशंस नहीं होती। हाँ, मे बी बिकॉज़ थॉट्स की चेन है ही नहीं, कोई नहीं, तो वो बस वो ड्राइंग में उतारते जाते हैं जो उनका दिमाग बिना इनहिबिशंस के सोच रहा होता है। फिर उसमें सेक्सुअल कंटेंट है, उसमें यूनिवर्स की एंडिंग है, उसमें यूनिवर्स की शुरुआत है, उसमें भोले बाबा हैं, उसमें कृष्ण जी हैं, उसमें गीता है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद गॉड है, वो सब तो वो सब कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग में वो ड्राइंग में उतार देते हैं। तो सैडिस्टिक काइंड ऑफ ड्राइंग भी दिखने लग जाती है। वहाँ पर हमें थोड़ा अवेयर होने की जरूरत हो जाती है, बीइंग पेरेंट्स की यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झोला है। और इसमें एक चीज और भी है जो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए, वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कि पेरेंट्स ना बच्चों को जस्टिफाई करते हैं। वो मतलब जब मैं सुनता हूँ हमारे पास में पेरेंट्स आते हैं, बोलते जी वो ना लिटिल एडिक्ट, थोड़ा सा तो हम बहुत तरह से बातें करने की कोशिश करते हैं। What is this लिटिल एडिक्ट? तो फिर मेरे को उनको उस टर्मिनोलॉजी में बोलना पड़ता है कि भाई
इधर अ वुमेन इज प्रेग्नेंट पर नॉट प्रेग्नेंट। कोई कभी आपने सुना लिटिल प्रेग्नेंट? या तो है या तो नहीं है यार, और अगर है तो प्रोग्रेसिव है। अब प्रोग्रेसिव है तो उसकी नेचर को तो आप नहीं रोक सकते ना। और एट द सेम टाइम बच्चा अवेयर भी है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन उसको लग रहा है नहीं मैं होने नहीं दूंगा, आई एम डिफरेंट। तो वो चैलेंजिंग एटीट्यूड बचपन से होता है एडिक्ट्स का। तो सर ऐसे फैमिलीज और पेरेंट्स के लिए या पार्टनर्स के लिए एक लाइन में हाउ टू कंक्लूड कि वहाँ पर कि द पर्सन इज एडिक्ट, आप एक लाइन में क्या बोलेंगे? देखिए उसके लिए वो बोलेंगे थोड़ा है, कभी कभी लेता है, कभी छोड़ देता है, अपनी मर्जी से छोड़ देता है, फिर हम क्या मतलब क्या व्हाट वी शुड टेल द फैमिली इन जस्ट वन लाइन, एक दो जो हिट कर देखिए क्या जाए? होता है ना, इसका एक क्राइटेरिया है। अगर जब हम प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो वो एसेस करके आपको बताएंगे कि मतलब बच्चा एडिक्ट है या नहीं है। अगर हमारे जब हम जैसे भी अब बात कर रहे थे साइकोलॉजिकल टर्म में, जब हम बात करते हैं तो मतलब बच्चे कंट्रोल करने की कोशिश की, हाँ की, रिजल्ट नहीं हो रहा है। अगर आपसे कोई अब वो इस अपने नशे के बारे में बात करता है, डू यू फील अनॉयड? हाँ जी करता है। तीसरा जैसे अभी आदित्य ने भी अभी रेफर करा था कि जी दे फील गिल्टी। और अगर उससे थोड़ी आगे जाकर कि अगर आँख खुलते ही कभी नशा करा, तो मतलब ये क्राइटेरिया 4 क्वेश्चन में पता लग जाता है कि आदमी की स्टेज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली सजेस्ट कर दिया जाता। अब उसके आगे अभी जैसे हम बच्चों की स्पेशली बात करते हैं, बच्चे तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर है वो किस ढंग से उस चीज़ को लेते हैं। और जो हमने जो अपने एक्सपीरियंसेस में सुना है, देखा है, डे इन डे आउट हम लोग बात करते हैं, तो उनको उनका तरीका वही है कि विल पावर होनी चाहिए। उनका तरीका वह साले को बंद कर दो, पैसे नहीं देंगे, है ना। तो इस तरह से वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब कॉलेजेस में हम लोग देखते हैं कि बच्चे जैसे हॉस्टल्स में रह रहे हैं और बाहर आउट ऑफ होम टाउन जब वो पढ़ाई लिखाई के लिए जा रहे हैं, और यही पीयर प्रेशर और इसके चलते लगे हैं, छल्ले उनके बनने लगते हैं, धुएं छूटने लगते हैं। तो व्हाट दे डू मैंने देखा है कि बच्चे घर से जो पैसे आते हैं उसमें से सबसे पहली उनको ये चिंता रहती है कि पैसे खाने के लिए बचे ना बचे, सिगरेट की डब्बी के लिए बच जाने चाहिए। हाँ वो होता है, that happens। Am I right आदित्य? हाँ, because प्रायोरिटी वो बन गया ना मेरा, तो मैं अपना पूरा का पूरा प्लानिंग ही उसके सर्कल अराउंड करूंगा। अगर मेरे पास अगर 5,000 का बजट आया ना एक महीने के लिए, तो मैं ये सोच के चलूंगा कि अच्छा हर दिन का 100 का डब्बा है तो मैं कितना लेके चलूंगा। मींस लाइक उस 5,000 में से 3,000 सेफ रखने सिगरेट, हाँ वो सिगरेट के लिए रखने सिगरेट के लिए रखने या व्हाटएवर, चाहे वीड लेंगे उसके लिए कम ना हो, बस उसके लिए कम नहीं होना चाहिए। बाकी तो दो आप मैनेज रोटी- कर लोगे ना घर में फोन करके कि आज ये एक्स्ट्रा असाइनमेंट आ गया, इसके पैसे हाँ आ हाँ जाएंगे, वो भी है होता ना? है, वो भी होता है। बुक्स का बहाना बना दिया, कुछ चाहिए ये मंगवाना है, अच्छा तो क्यों कितने पैसे चाहिए एक्स्ट्रा, इतनी भी कैलकुलेशन करके रखते हैं कितना एक्स्ट्रा पैसा मांगना है और कौन सी बुक के लिए बोलना है। तो इसलिए हमारे ना झूठ वाली चीजें भी बढ़ जाती है। हाँ, झूठ बोलना tendencies बहुत of जल्दी lying सीख is- लेते हैं। कंपल्शन। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन आने लगे तो खुद भी Aware। हमारे बालकों को थोड़ा जाग जाना चाहिए कि उनको किसी न किसी मदद की जरूरत हाँ है। दैट इज अ पॉइंट वेयर यू कैन रियलाइज इजीली डिफर। हाँ अवेयरनेस ना और हम तो सबको बताते हैं एडिक्शन इज बेस्ड ऑन लाई, डिनाई एंड डिसीव। ओके, तो जब ये आने लगे चीजें तो रुख Be कहाँ का aware। करना चाहिए? मुझे लगता है रुख करना चाहिए साइकोलॉजिस्ट का, प्रोफेशनल्स का, रादर प्रोफेशनल्स का, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का रुख करना चाहिए। तो हमारे साथ दो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स यहाँ पे बैठे हैं और एक मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट चलाने वाले यहाँ पे बैठे हैं, उम्मीद, जो कि मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट है और ख़ास तौर पे डील करते हैं उसी चीज़ में, एडिक्शन, अल्कोहल और इस तरह के बिहेवियरल इश्यूज को। तो उसको हम लोग रिहैबिलिटेशन में क्या कॉन्सेप्ट रहता है, हम रिहैब में उसको कैसे हेल्प करते हैं? लवलीना, कैन यू जस्ट थ्रो लाइट ऑन इट? हाउ टू स्टार्ट बेसिकली ना, हाँ। जब आप मतलब कोई रिहैब कैसे पहुंचे, कैसे पता चले कि कहाँ पहुंचना है, और एक बार पहुंचे तो हम व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिहैब, है ना? थोड़ी बैटरी कम है तो थोड़ा सा जल्दी समझ। ठीक है। सो सी रिहैब में जनरली फैमिलीज तब लेकर आती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उससे पहले दे ट्राई ईच एंड एवरीथिंग विद द एडिक्ट। बट पर्सनली आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको आपके फैमिली मेम्बर में, चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चा हो, आपको कुछ डिफरेंट पर्सनैलिटी चेंजेस मिल रहे हैं जो आप वो उस बच्चे का या उस मेंबर का उसको का है ही नहीं बेसिक नेचर,
और चेंजेस आने स्टार्ट हो चुके हैं, डिसफंक्शनैलिटी सेट इन हो चुकी है, प्रोफेशनल लाइफ ख़त्म हो रही है या सोशल लाइफ ख़त्म हो चुकी है। तो आई थिंक यू शुड कंसीडर, यू शुड सी, थोड़ा सा अपने आप को आपको एडिक्शन के बारे में लिटरेट करना चाहिए। अब जैसे उम्मीद है, उम्मीद वेलनेस है, यू आर एसोसिएटेड विद उम्मीद, तो उम्मीद में क्या ऐसी खास चीज़ें की जाती हैं जो कि उसे बाकी चीज़ों से डिफर करती हैं, कि क्या हम किस तरह से हेल्प करते हैं एडिक्ट्स की help बेसिकली वी करने से? प्रमोट वॉलंटरी एडमिशन्स। हम लोग पिकअप्स नहीं करते हैं, हम लोग वॉलंटरी कहते हैं कि आप आओ और अपने आप को खुद टाइम दो, यहाँ पर आकर अपने एडिक्शन और अपनी पर्सनैलिटी को समझो। तो आई थिंक दिस इज़ द मेन आर यूनिकनेस ऑफ उम्मीद। ओके, एंड डॉक्टर दिव्या, आई जस्ट वांट टू आस्क कि कुछ थेरेपीज भी करते हैं मेरे Right. ख्याल से, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो आप लोग कुछ थेरेपीज वगैरह भी करते हैं जिससे हेल्प मिलती है किसी को भी? बिल्कुल हम लोग करते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, मतलब एज अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग वो यूज़ करते हैं, जिससे कि हम उसके न्यू हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं, जो उसके कोर बिलीफ होते हैं उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं, कि ये ऐसा कर क्यों रहा है, उनके ट्रिगर पॉइंट्स पे काम करते हैं कि क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि इसका क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है और क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ओके, एंड जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर का लॉन्ग टर्म एक वो होता है कि ज़्यादा समय के लिए रिहैबिलिटेशन में, हाउ डज इट हेल्प? गिरीश, कैन यू? देखिए क्या होता है, जब हम एडिक्शन की बात करते हैं ना, हमारे बायो साइको सोशियो तीनों एस्पेक्ट पे हमारे को काम करना होता है। सबसे पहला काम है कि सर्केडियन रिदम का रीसेट होना, जिसमें वन इज एबल टू गेट अप ऑन टाइम, फ्रेशन अप ऑन टाइम, कैन हैव ऑल 3 मील्स ऑन टाइम एंड देन फाइनली एबल टू स्लीप ऑन टाइम। रूटीन सेट, पहला रूटीन सेट होना है। तो फिजिकल एस्पेक्ट सबसे पहला होता है, और ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। देन वी गेट टू द रूल्स। उसमें जो सबसे बड़ा रूल होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होती हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, जिससे हम लोग उस चीज़ पे पहुंचते हैं कि साथ में प्रॉब्लम क्या है, और उसके साथ में फिर ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन किया जाता है, और फिर उस पर काम किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है, उसकी प्रोग्रेस चार्ट बनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर वो एडिक्ट है या वो नशा कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो ह्यूमन नहीं है, उसको डेरोगेटरी वर्ड्स दिए जाते हैं या उसको नीचे देखा जाता है। वी डोंट बिलीव इन दैट। तो we involve families too. we involve families, we allow mobile, we allow laptop, because it is It's like जैसे जेल जैसा एक बहुत वो Rehab है का इसका concept है कंसेप्ट है कि जी बिल्कुल बंद हो जाएगा। लोग डरते हैं रिहैबिलिटेशन टैबू बना हुआ है। सेंटर के नाम से, टैबू है कि नहीं 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 रिहैबिलिटेशन बंद करके रख देंगे, एक आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। मेरे ख्याल से उम्मीद इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल। हमारा, अगर हम अपनी उम्मीद की बात करते हैं, तो हमारा 2500 गज का फार्म हाउस है, और हम इनको पूरी फ्रीडम देते हैं। दे कैन कीप देयर मोबाइल, फैमिली आती है, बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात होती है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दे गो टू देयर ओन ऑफिस। कभी घर में फंक्शन होता है, किसी बच्चे के लिए स्कूल जाना है, कभी ऑफिस जरूरी जाना है, दे गो आउट, कम बैक। तो Send them. हम वो उस तरह से उनको जो एरिया में उनको डिफिकल्टी हो रही है उसको ठीक करने में हेल्प कर रहे हैं हम, और जो एरिया ठीक है तो हम उनको नहीं छेड़ते। हम उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन हम उनको एज ए ह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं कि As a गलतियों के family साथ भी, है, फैमिली है, as a family. हम उनको खिला रहे हैं। हम टेबल टेनिस भी उम्मीद में भी हैव लॉट्स ऑफ फैसिलिटी है, और हमारे हम पास बहुत हॉबी सारी- क्लासेस भी बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा सो नहीं। वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर इन द फील्ड ऑफ एडिक्शन। क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है, और इसी के साथ एंड फैमिली ओरिएंटेड अप्रोच। फैमिली ओरिएंटेड है। और ये जेल नहीं है भाई, ये एक परिवार की तरह एक बहुत खूबसूरत एक लग्जरी रिहैबिलिटेशन सेंटर है। इफ यू थिंक इट वाज अ हेल्पफुल पॉडकास्ट फॉर यू, देन click the like button and subscribe Umeed Wellness Center